Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इस सेशन में हम ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे. आई गिव यू ब्रीफ अबाउट कि अच्छा इस सेशन में क्या कुछ रहने वाला है सो दैट यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड कि ओके आधे घंटे के लेक्चर में आप इस तरीके से ये आर्टिकल्स कवर होंगे तो क्लैरिटी रहती है और बाय द एंड मतलब आप एंड तक कनेक्टेड रहते हैं. राइट जिन्होंने भी ये सेशंस अभी तक शेयर नहीं करे हैं डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो ताकि उन्हें भी पता चले अबाउट दिस प्लेटफॉर्म जहां पर ये डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन आता है. सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दिया करो सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं. बाकी जो भी फीडबैक देते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे. आई डू रीड योर कमेंट्स दैट यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स, दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. आज के सेशन में जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, अच्छा यू कैन मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो बाय लाइकिंग द लेक्चर एज वेल. ठीक है, सो आज के सेशन में जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है. जब इस पे आऊंगी तो मैं आपको पता चल जाएगा. एजुकेशन सेक्टर से आप इसको लिंक कर सकते हो, जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो. अगला है आपका लीप्स इनिशिएटिव, जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, पेपर 3 से भी आया एज वेल, इसको कनेक्ट कर सकते हो आप. साइकेस सर्सिनेलिस स्पीशीज है, प्लांट की है, किसकी है वो मैं आपको बताऊंगी जब ये आर्टिकल पे हम आएंगे. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन कंसीडर. ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के बारे में पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूंगी और यहां से प्रीलिम से सवाल बन सकता है और जीएस पेपर 2 से भी बन सकता है. इंडिया स्टैटिस्टिक्स ओबेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. आपके हिंदू में ये आया था तो इसको विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. यहाँ पर देखो क्या स्टडी के हाइलाइट्स हैं, बिकॉज देयर वाज अ स्टडी दैट रीसेंट स्टडी दैट पब्लिश्ड इन द लैंसेट और उसके चलते यहाँ शेड लाइट ऑन कि ये अलार्मिंग इंक्रीज हो रहा है इन ओबेसिटी रेट्स अमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट्स. राइट, तो इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन से भी लिंक कर सकते हो, चिल्ड्रन से भी लिंक कर सकते हो, हेल्थ से भी लिंक कर सकते हो एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको जो सरकार के मिशंस हैं, मिशन पोषण 2.0, मिड डे मील, WHO के बारे में पता हो. अच्छा और आपको बताऊं तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. यहाँ से प्रीलिम से सवाल उठ सकता है. ठीक है, ओबेसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो मेंस के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, वो सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो. गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं इस डायरेक्शन में, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एंड यू कैन कोट कि अच्छा ये XYZ स्टडी थी और इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये उन्होंने बातें कही हैं. तो पता चलता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, हवा में तीर नहीं मार रहे हैं विद आप डेटा और प्रूवन फैक्ट्स हैं उसके पास. ठीक है जी, तो इसीलिए ये आप अपने कनेक्ट जो है वो कनेक्टिविटी मेक श्योर कि आप वो लाएं अब अपने आर्टिकल्स के अंदर. फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हियरिंग डे के बारे में. ठीक है जी, ये हमारा इस तरीके से सेशन रहेगा. शुरू करें फिर. लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं ना. अब आप कितनी पढ़ते हो तो आपको पता, बट बेसिक है. जब तक एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, अगर वो नहीं करी तो फिर इमारत जितनी लंबी बड़ी हो ढह जाएगी. तो अपनी एनसीईआरटी पे पकड़ जरूर बनाओ. एनसीईआरटी इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड. इसको आई विल रेफर एज HPC जब मैं इस पूरे आर्टिकल में अब बात करूंगी तो. अच्छा यहाँ मैं लाइंस रीड नहीं करूंगी, बहुत ही बेसिक ऐसी बात है जो 1-to-1 ऐसे डिस्कशन के रूप में ही होनी चाहिए. तो सिनारियो ये है कि एनसीईआरटी इज इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू वे, एक नया तरीका है बच्चों को असेस करने का, जिसमें बात कर रही हूं मैं HPC की, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की. राइट, सो दिस कार्ड इज डिजाइंड बाय, वो मैं आपको बता दूंगी, परख. एंड ये जो बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के हैं ना, इट इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट क्लास. ये अलग है. क्यों? क्योंकि आप अच्छा फलाने सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, ये ग्रेड आया है, इट डजंट लुक जस्ट लुक एट दोज ग्रेड्स एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट्स जैसे पहले होता था. नाउ दे कंसीडर कि हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर डेवलपमेंट. राइट, सो अब यहाँ पर ये सिर्फ इतना नहीं आता है कि आप क्लास में क्या पढ़ रहे हो, बट इट ऑल्सो एड्स कि बाकियों से अच्छा आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, हाउ दे सी देमसेल्व्स.
राइट। तो टू मेक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ना, एनसीईआरटी गॉट सजेशंस फ्रॉम, जो अपनी रिकमेंडेशन, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, एज पर दी सजेशंस ऑफ NEP 2020, राइट। तो उसके हिसाब से दे आर वर्किंग आउट नाउ। एकेडमिक पे सिर्फ ध्यान देना नहीं होता है एजुकेशन, इट्स अबाउट कि जहां पर एक होलसम डेवलपमेंट होती है बच्चे की, राइट। सो दिस पॉलिसी वांट्स एजुकेशन टू फोकस ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रोथ रेदर देन जस्ट नॉट जस्ट एकेडमिक्स। सो क्या खास है अबाउट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इज दैट इट टेक्स इनटू अकाउंट कि जैसे what parents, classmates and even students themselves think about students' progress. So it's getting feedback from different people to understand कि how well a student is doing overall, right? तो नाम से ही पता चल रहा है ना, holistic है. So it is developed by performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development परख. एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर दी एनसीईआरटी. बात मैंने आपको कर दी फाउंडेशन स्टेज के लिए, प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, मिडिल स्टेज, एज पर दी सजेशन. तो आप लगा लो 1st to 8th क्लास तक के लिए है ये. बच्चों, पेरेंट्स से फीडबैक लेना, क्लासमेट से फीडबैक लेना, इवन सेल्फ इवैल्यूएशन. मतलब आप देखो 1st क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे को भी हम बोल रहे हैं सेल्फ इवैल्यूएट करो. तो आपके एग्जाम के लिए तो कितना जरूरी है कि सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन. आप कमेंट सेक्शन में जितना मर्जी मैं आपको होमवर्क दे दूं, मैप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने से झूठ नहीं बोल सकते ना. आपका रैंक कैसा आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, कितने घंटे वेस्ट कर रहे हो, वो आप बता सकते हो. आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किस पे ज़्यादा पकड़ है और किस में जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप बता सकते हो. तो सेल्फ इवैल्यूएशन की बात है ये, राइट. तो ये अप्रोच का मकसद है कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हो. आप सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं देखें, उसकी बाकी सोशो इमोशनल स्किल्स देखें, कॉग्निटिव एबिलिटीज हो, यू एंड क्रिएटिविटी ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज. तो ये सारी चीजें, ये अप्रोच बेसिकली इन सारी चीजों को भी लेकर चलती है. सो दिस HPC अलाइंस विद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, राइट. अब बातें सिर्फ मार्क्स तक जुड़ी हुई नहीं रह गई हैं, ये वो कहना चाहते हैं, right? So it looks at many things: how well students understand their lessons, how they solve problem, how they get along with others, how creative they are during class activities, right? तो instead of just looking at test में ये score आया है, नहीं, HPC gathers information from different sources, right? ताकि आपको एक पूरी पिक्चर मिले कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, फ्रॉम ऑल द एंगल्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस. आप सिर्फ बैठ के सिर्फ सुन रहे हो या फिर आप सवाल भी पूछते हो, आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो, आपका दिमाग अच्छा ऐसा क्यों हुआ ये पूछ रहे हो आप, ठीक है जी. सो इन दिस न्यू HPC, सारे फीचर्स की ही बात है यहाँ पर. इन दिस न्यू HPC टीचर्स विल लुक एट डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग. उनका टीम वर्क, दे विल नोटिस द स्ट्रेंथ, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, क्रिएटिविटी, उनमें एम्पैथी, राइट. सो ये सारी चीजें हैं. स्टूडेंट्स गेट टू शेयर देयर थॉट्स ऑल्सो, दे कैन टॉक अबाउट व्हाट दे हैव लर्न्ड, हाउ दे हैव शोन दैट क्रिएटिविटी. वो होता है ना सोच. अब सिर्फ बात, अच्छा SSC में 100 में से 90 आ गए, बाकी एक्टिविटीज में बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है चाहे, तो ये बात है. पेरेंट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, ठीक है जी. तो बेनिफिट इसका क्या है? It encourages a change from looking sirf at final grades. Now you are looking at how students are progressing also along the way, right? So HPC help to grow students in many ways, not just academically. It looks at all the skills they are learning and how they are becoming better learners, better thinkers, right? तो ये बात है, ये सारी बातें, पीयर इवैल्यूएशन, यही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया है अब कि न्यूमेरिकल ग्रेड से ज़्यादा अब बातें इससे आगे की हैं. ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है बच्चे की, ठीक है जी, होलिस्टिक ग्रोथ की बात है. सॉर्टेड. अगला आर्टिकल है हमारा जो डिपार्टमेंट है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का. उन्होंने एक लीप्स इनिशिएटिव लेकर आया है. क्या है ये लीप्स इनिशिएटिव? लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड इनिशिएटिव. बात करें 1 to 1.
फुल फॉर्म आपको पता चल गई है। इसका सिंपल मकसद क्या है इस इनिशिएटिव का? लीप्स इज टू honor and highlight the leadership that is shown by logistics sector in making India's logistic industry better. हमने बहुत से आर्टिकल्स किए हैं जहां हमने बहुत बार ये बात करी है कि इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर कैसा है, हमें इसके कोस्ट को कम करना है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर मैं अगर कोई 40 रुपए की चीज़ ऑर्डर कर रही हूँ और वहाँ मेरी 100 रुपए की डिलीवरी चार्ज लग जाएगी तो हम रुक जाते हैं ना मंगाने से। तो लॉजिस्टिक सेक्टर क्या है? जहाँ एक सामान की पैकिंग होती है, फोल्डिंग होगी, पैकिंग होगी, लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, अनपैक होगा, तो इन सब के अंदर यहाँ पर आपकी अगर ये कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और होगी कि नहीं होगी? तो लॉजिस्टिक सेक्टर जो है रिसेंट ईयर्स में इट हैज अंडरगॉन स्क्रूटिनी एंड डेवलपमेंट। तो लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया की बात जो है ये आपके ना जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आ सकता है अगर आप अपने इंडिया के लॉजिस्टिक लैंडस्केप को पूरा असेस करें तो, और ये ना मैं आपको बताऊं जनवरी फरवरी में, मुझे एक मंथ भी याद है, ऐसे आर्टिकल्स एडिटोरियल्स हिंदू में आए हैं, राइट, जहाँ पर ये आपके जीएस पेपर 3 में थोड़ा सा इस लीप से मतलब अलग जा रही हूँ, एज इन लॉजिस्टिक की है, असेंस तो पूरा लॉजिस्टिक का है ना। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आए हैं इसको लेके, तो ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जिसमें इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आउट ऑफ 139 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी थी? 38th पोजीशन रही है इंडिया की। मैं सिर्फ यहाँ तो मैंने लॉजिस्टिक्स इंडेक्स की बात कर दी। तो ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम में क्या इश्यूज हैं। 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे उसको मेंशन करो। 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया की, इट रेंज फ्रॉम 14% टू 18% ऑफ जीडीपी। दैट इज हायर देन द ग्लोबल बेंचमार्क। ग्लोबल बेंचमार्क इज 8%, राइट। सो ये चीजें हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्टिव हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को अब कैसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो। जो आपके सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शंस हैं वो यू नीड टू कम अप विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। यू नीड टू फोकस ऑन सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। ये सारी बातें को, सारी चीजें समझने की है। ये लाइंस बन पढ़ना और ये अंडरस्टैंडिंग और रैशनल थिंकिंग नहीं होगी ना जब तक, तो ये सब फिर मैं लीप्स इनिशिएटिव पढ़ा के चली जाऊँ, वो तो आप भी पढ़ लोगे। ये कनेक्टिविटी की बात है, दिमाग ऐसे चलाने की बात है, राइट। क्या आप और क्या कर सकते हो लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए? इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करो, है कि नहीं? सो लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सवाल बन जाएगा सीधा मेंस के अंदर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। अब रही बात इस इनिशिएटिव की, वापस से आते हैं इस इनिशिएटिव के ऊपर। तो ये इनिशिएटिव जो है इट इज टू हाईलाइट द लीडरशिप, जैसे मैं बात कर रही थी, दैट इज शोन बाय द लॉजिस्टिक सेक्टर। सो इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग द गुड वर्क, इनोवेशन दैट आर हैपनिंग इन लॉजिस्टिक्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है टू अचीव द गोल सेट आउट इन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी से सवाल बन जाएगा, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। This initiative aimed to improve logistics and transportation across India. So it's a flagship initiative by Logistic Division of DPIIT and designed to acknowledge and celebrate the best practices and innovations within the logistic industry. It would celebrate the demonstrated leadership of the logistics sector. Right? National Logistic Policy की अभी हमने रेफर किया ना. It was introduced to create a single window e-logistic market. One-stop digital platform है for managing logistics operation. It focuses on improving skills, boosting economic growth, making logistics sector more competitive. Main goal is you need to cut down on your logistic cost. You need to enhance India's ranking in logistic performance index. You need to use data to make better decisions. PM Gati Shakti program है. It's all about improving how things move around in India. बहुत बड़ा प्लान है ये, to understand problem कहाँ है,
ट्रांसपोर्टेशन में, कैसे फिक्स कर सकते हो, कैसे आप बेटर कनेक्शन बिटवीन रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, एयर ट्रांसपोर्ट लेकर आ सकते हो। ऐसे चलते आपके कंट्री में जो गुड्स मूव करते हैं उनकी कॉस्ट चीप होगी, वो ईजी होंगे टू मूव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी बातें हैं। सो दिस लीप्स, यही है जो मैंने डिस्कस किया है। सो दिस लीप्स विल क्रिएट अ न्यू बेंचमार्क, right, globally, but not only recognizing players in the logistics sector, but also the MSMEs, startups, logistics sector enablers who have been providing innovative solutions across the logistic ecosystem. देखो, समझ रहे हो, हमें कोई ऐसे नहीं पढ़ना जैसे मैं कोई 10th क्लास के बच्चा पढ़ रहा है कि आया ये आर्टिकल, ऐसे 4 लाइनें पढ़ी, समझाया, बात खत्म हो गई। नहीं, मुझे, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपका जो दिमाग है ना, इसको हर तरीके से घुमाना है। इधर भी ये सारी अप्रोच, सारे एंगल्स, वो कनेक्टिविटी, वो रैशनल थिंकिंग की बात है। जब चीज़ों की समझ आपको है, उसकी एनालिसिस आपके पास है, अब प्रीलिम्स भी आसानी से हो जाएगा। प्रीलिम्स अब कोई रट्टा मारने से नहीं निकलता है। एवरीथिंग इज आपका योर माइंड की रैशनल थिंकिंग और एनालिसिस। ठीक है जी, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है, अब ये चीजें थोड़ा रट्टा मारने वाली है। साइकेसिस सिर्सिनलीज, अब इसमें मैं क्या समझाऊंगी आपको। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला आफ्टर बीइंग हिट बाय एन अननोन एंड फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट डिसीज। इसमें कोई रैशनल थिंकिंग है नहीं। अब उसको क्या बोलते हैं, एंथुपन्ना इन केरला, राइट, अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। तो और मोस्ट थ्रेटेंड प्लांट ग्रुप के अंदर इट बिलोंग्स टू। फीचर्स इसकी अगर आप देखो तो इट्स एन एवरग्रीन पाम लाइक ट्री, 25 फीट तक ये ग्रो करता है। ये रही इसकी तस्वीर, जहां पर ये कहाँ आपको पाया जाता है, फेयरली डेंस सीजनली ड्राई स्क्रबी वुडलैंड्स इन हिली एरियाज। सो इट ऑल्सो फैकल्टेटिव डेसिडियस इन एक्सट्रीमली ड्राई टाइम्स। कहने की बात ये है कि it is usually found in dense dry woodlands on hills. Sometimes during very dry periods it shed its leaves also. So it's similar to areca nut, but it needs to be completely dry before it can be used. Right? This is a challenge. क्यों? Because it is often harvested during rainy season. ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो these plants usually start bearing fruits after 40 to 50 years, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये इंडिया एंडेमिक टू इंडिया, रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न घाट्स हो गया, उसमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र चले जाओ। एंड आउट ऑफ द 9 स्पीशीज ऑफ साइकैड्स रिकॉग्नाइज्ड विद इन इंडिया, 6 एंडेमिक हैं। न्यूट्रासिटल प्लांट है, इट इज अ न्यूट्रासिटल प्लांट फॉर सेवरल इंडिजिनियस कम्युनिटीज इन दी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी, मतलब इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एक वैल्यूएबल प्लांट है उनके लिए, राइट, इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ मेनी इंडिजिनियस कम्युनिटीज हु आर इन द वेस्टर्न घाट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हैज प्रोहिबिटेड अ कंपनी फ्रॉम डिसेमिनेटिंग एडवर्टाइजमेंट्स दैट क्लेम कि हम आपकी बीपी, डायबिटीज, फीवर, एपिलेप्सी ये ठीक कर सकते हैं एंड ये दवाइयों से। तो ऐसी कोई कंपनी कह रही होगी, तो होता है ना कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कीजिए। तो यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली पतंजलि वाली मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी, अगर आपको याद हो तो। हमने उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की सेइंग थी, पतंजलि वाला इशू हुआ था, तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, शॉर्ट वीडियो थी एक, राइट। तो ये जो एक्ट है इट वॉज क्रिएटेड टू, अच्छा किसी ने पतंजलि वाली वीडियो भी देखनी हो ना तो लिंक आपको मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर पे, तो आप देख सकते हो वहाँ पर भी क्लिक करके। ड्रग्स एंड, हम बात करेंगे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के बारे में। इसका रेफरेंस मैंने वहाँ पर दिया भी था। यह एक्ट क्रिएट किया गया था टू रेगुलेट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड टू प्रिवेंट कोई, अच्छा ये रेमेडी खाने से तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उसकी कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज है, नहीं। इसका मकसद है लोगों को प्रोटेक्ट करना कि आप कोई भी ऐसे फॉल्स क्लेम्स अगर हैं अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट उससे बचें। So the act applies to various forms of advertisement including written, oral and visual mediums. ठीक है जी, I'm sorry. तो according to this act, ये drug refers to medicines that are intended for human or animal use, right? Substances that are used for treating diseases, articles that affect the body's function. It covers anything that is meant to be used for medical purposes. तो यहाँ पर
थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मैजिक रेमेडी की डेफिनेशन क्या है इस एक्ट के अंदर कि अपार्ट फ्रॉम सब्सटेंसेस दैट आर मेंट फॉर कंजम्पशन, द एक्ट ऑल्सो कवर्स मंत्रास, चार्म्स दैट क्लेम कि ऐसे मिराकुलस पावर से यू कैन हील योर, यू कैन अफेक्ट योर बॉडीली फंक्शंस, right? So anything that is claiming magical properties for health, for well-being is subject to regulation under the act. So ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि ऐसी कोई भी एडवर्टीजमेंट जो फॉल्स इंप्रेशन देती हो, फॉल्स क्लेम देती हो या फिर मिसलीडिंग हो रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स और रेमेडीज, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रीलिम से स्टेटमेंट बन सकती है. नाउ हु कम्स अंडर मैरिज रेमेडीज एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट? To all the individuals and entities who are involved in publishing advertisements, manufacturers, distributors, advertisers, सब जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोमोटिंग दैट ड्रग, रेमेडीज और मेडिकल आइटम्स. और अगर कोई कंपनी वायलेट करती है एक्ट को तो द इंडिविजुअल इन चार्ज ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशंस मे आल्सो बी कंसीडर्ड गिल्टी अनलेस दे कैन प्रूव कि दे डिडंट नो अबाउट द ऑफेंस और दे टुक रीजनेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट इट. ठीक है जी. तो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स कैन बी हेल्ड लायबल. अगर ये एक्ट वायलेट हुआ तो जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. 6 मंथ की जेल हो सकती है इफ दिस इज द फर्स्ट कन्विक्शन फॉर द वायलेटर. फिर उसके बाद अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर वो बढ़ सकती है टू 1 year फाइन और बोथ. राइट. सो दिस एक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी लिमिट्स फॉर द फाइन दैट मे बी इम्पोज ऑन इंडिविजुअल्स. तो ऐसे अच्छा इतना ही लगेगा, कोई लिमिट नहीं है. ठीक है जी. अगले आर्टिकल पे चलते हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में, जहाँ बात आती है ओबेसिटी की, इंडिया का ओबेसिटी स्टेटस. चलो डिस्कस करते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, मैंने ना ये कनेक्टिविटी तो आपको बता ही दी थी ना कि आप इसको कहाँ कहाँ अपने मेंस में कैसे कैसे लिंक कर सकते हो. तो रिसेंट स्टडी पब्लिश इन दी लेंसेट, मेडिकल जर्नल है, इसने हाईलाइट किया है कि एक ट्रेंड है दैट इज वेरी वरीसम. ओबेसिटी रेट बढ़ रहे हैं बच्चों में भी, टीनेजर्स में भी, एडल्ट्स में भी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड दिस स्टडी वाज डन बाय अ ग्रुप दैट इज NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन in collaboration with WHO. So इसने they looked at body mass index to understand कि कैसे obesity और underweight they have changed worldwide from 1990 to 2022. ये आपका डेटा आपके मेंस के लिए काम आएगा. 2022 में significant number of children, आप लगाओ 12.5 million 5 से 19 साल तक के बीच में, they were classified as obese. and 1990 की बात करूं तब नंबर था 0.4 million. In the prevalence of obesity category for girls and boys, इंडिया की रैंक 174th है in the world in 2022. Adults की बात करूं तो obesity का रेट जो है वो बड़ा है, from 1.2% to 9.8% in women, और men के अंदर 0.5% to 5.4% in men. ये 1990 से 2022 तक की बात है. अंडर न्यूट्रिशन देख लो, वो भी बहुत ज्यादा है. There is double burden of malnutrition. 13.7% of women and 12.5% of men, they are underweight. ठीक है जी. ओबेसिटी रेट बढ़ रहा है, अंडर न्यूट्रिशन एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है. सो दिस डबल बर्डन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इट इज पोजिंग सीरियस चैलेंजेस. ग्लोबली बात करते हैं, ग्लोबल नंबर भी ज्यादा है. मोर देन 1 billion पीपल वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, टीनेजर्स, एडल्ट्स, दे आर लिविंग विद ओबेसिटी. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 2022 की, 159 million children and adolescents in total, and in total 159 million children and adolescents and 879 million adults were obese in 2022. अब ये जो प्रॉब्लम है ना ओबेसिटी की, बढ़ रही है जैसे साउथ एशिया में, कुछ अफ्रीका के पार्ट्स में. और अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू थिंक दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी? अनहेल्दी फूड खाते हो ना, जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, French fries, right? So junk food is easier to find that nutritious options. So this makes it more likely for people, and especially जहाँ lower income places भी हैं, तमिलनाडु, पंजाब, गोवा, देखो. तो क्या सोल्यूशन है? हेल्दी न्यूट्रिशन, वेट लॉस सपोर्ट करे,
अर्ली प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. एड्रेसिंग ओबेसिटी एंड अंडरवेट टुगेदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो अगर एक अच्छी डाइट होगी, समझ होगी, सैलड खाओगे और ये अपना जंक फूड कम करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करो, तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं. यू नीड टू एड्रेस एंड मैनेज. बस अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, बाकी सब बढ़िया है. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. एंड यस, एक है अपना, सारे आर्टिकल वैसे कवर हो ही गए. शायद एक हियरिंग डे के बारे में थोड़ा आई थिंक रह गया है, तो वर्ड हियरिंग डे रह गया है ना. हाँ, वर्ड हियरिंग डे के बारे में हम कल बात करेंगे. इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है, प्लीज़ इसको आप अच्छे से, होता है ना, इनकलकेट करें, एनालाइज करें, समझें, और अपने खुद से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो. ये पूरा, अच्छा मैं आधे घंटे के सेशन में क्या क्रक्स निकालती हूँ, उसके 5 पॉइंट्स आप लिखो, खुद से समझो ये चीज़ों को. मैंने आपको जितना बेस्ट मैं अपना दे सकती हूँ आपको समझाने के लिए लेमन टर्म्स में, ताकि ऐसे 1-on-1 डिस्कशन भी लगे, वो मैंने किया है. बाकी यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़, साइनिंग ऑफ फॉर दिस. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.